आप देख रहे हैं द संवाद और मैं हूं परवेज़ आलम। हमारे साथ हैं द संवाद के चीफ एडिटर दीपक दास। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ कुछ बहुत ही नौजवान मेहमान हमारे साथ हैं। इनकी ख़ास बात ये है कि ये वो चेहरे हैं, ये चमकते हुए वो चेहरे हैं जिन्होंने इस बार जो नीट की परीक्षा होती है, मेडिकल प्रवेश की जो परीक्षा होती है MBBS में, ज़िले के ये वो चेहरे हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है और अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतने ही लोग हैं जिन्होंने ज़िले से कामयाबी हासिल की। इसके अलावा भी 8-10 और लोग हैं जिनका नाम हमें या तो हमें देर से मालूम हो पाया, हम उन तक पहुंच नहीं पाए, और कुछ के पास हम पहुंचे भी लेकिन उनका कहीं और शेड्यूल था प्रोग्राम, वो इस प्रोग्राम में आ नहीं पाए। तो इस माध्यम से, आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम इन सब को और वो लोग जो इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए, जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, उन्हें मुबारकबाद देते हैं, दिल से मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं अपनी। तो हम चाहेंगे दीपक जी वो बता दिए जो लोग और भी यहाँ से हमारे पास जो जानकारी है, जो लोग इसमें सफल हुए हैं, जो नहीं आ पाए किसी वजह से या हमको बुला नहीं पाए, उनके नाम को आप बता दीजिए, वो कौन लोग। जी, चूँकि समय कम था और ये नाम जो भी सफल उम्मीदवार हैं, ये नाम हमारे पास काफ़ी देर से पहुंच पाया और कईयों से संपर्क हुआ तो उपलब्ध नहीं हो पाए और कईयों से हमारा संपर्क ही नहीं बन पाया। तो मैं नाम लेना चाहूँगा ज़रूर जो हमारे पास उपलब्ध नाम है। इसमें शुभम झा हैं, सृष्टि सौरभ हैं, दीक्षा कुमारी हैं, तथागत झा हैं, संगम राज हैं, नीरज कुमार हैं, सुमित कुमार हैं, आयन जहीर हैं और महापारा हैं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने नीट इस बार क्लियर किया है, लेकिन किसी कारणवश वो आज हमारे साथ नहीं है। तो इन तमाम लोगों का जो हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, मैं संवाद की ओर से उन्हें काफ़ी मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे साथ जो आज नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं, मैं उनसे आपका एक बार परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं सूफिया अंजुम, हमारे साथ हैं आयशा तबस्सुम, हमारे साथ हैं अबू बकर रज़ी, हमारे साथ हैं अरमान अहमद, हमारे साथ हैं मोहम्मद वकास और हमारे साथ हैं मुजफ्फर हुसैन। तो सबसे पहले चूँकि एक बड़ी कामयाबी इनकी है, तो एक छोटा सा तोहफ़ा हम इनको देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे टीम के कोई भी मेंबर इनको एक रोज़ स्टिक जो हैं दे दें सारे बच्चों को। देखिए, इस सफलता के पीछे की जो कहानी है ना, वो इस मायने में ख़ास है कि इसमें से सारे बच्चे जो हैं, जो यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, ये सभी हमारे आपकी तरह एक मध्यवर्गीय परिवार से हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, और इनका कोई भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि जिसके घर में पहले से कई डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, या जिनके फादर या मदर बहुत बड़े पोस्ट पे हों, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। ये सारे बच्चे जो हैं, या तो अपनी मेहनत इनकी रही है, इनके जो अभिभावक रहे हैं उनका भी हौसला रहा है, उनका भी सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से ये बच्चे आज कामयाब हुए और काफ़ी अच्छे नंबरों से कामयाब हुए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको कुछ ना कुछ बेहतर कॉलेज मिलेगा, सरकारी कॉलेज मिलेगा, क्योंकि आपने जो नंबर हासिल किए हैं, जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें से 673 भी है, 652 भी है, 645, 646, 629, इस तरह के नंबर आपके पास हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको कोई अच्छा कॉलेज, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए आप सबको हम द संवाद की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो टेंशन जो एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर रहा होगा, एग्ज़ाम हॉल में रहा होगा, और एग्ज़ाम हॉल देने के बाद जो रिज़ल्ट के इंतज़ार में रहा होगा, वो टेंशन अब ख़त्म हो गया होगा। तो अब रिलैक्स हैं हम लोग। क्या अब ये सोच रहे हैं कि आगे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ एडमिशन लेंगे, कहाँ काउंसलिंग कराएंगे। तो अब एक सवाल ये है कि क्या वाकई टेंशन बहुत होता है? अबू बकर आप बताइए, क्या क्या मतलब कैसा प्रेशर होता है तैयारी का? अबू बकर माइक लीजिए। ये टेंशन होता है, ये एक अलग सा टेंशन होता है एग्ज़ाम से पहले, और एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब ये टेंशन होता है कि एक ही अटेम्प्ट है आपके पास, हो सकता है आपका तबीयत खराब हो जाए उस वक्त जब एग्ज़ाम होने वाला हो। ये सब बात
ये सारी बातों में टेंशन होती है हम लोग। टेंशन होता है, एग्ज़ाम हॉल में भी टेंशन होता है क्या? जी एग्जाम हॉल में बहुत टेंशन होती है। अच्छा। आपके हाथ पाँव थोड़े बहुत कँपाते हैं। अच्छा पहली बार में तो बहुत ज़्यादा होता है, हाँ। कोई दूसरी बार दे रहा हो तो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। अच्छा। तो वकास, हम आप चूँकि बहुत सर हिला रहे थे, आप बताइए कि मतलब ये टेंशन रिलीज़ कैसे करते हैं? कैसे टेंशन मेरा मानना है कि अगर तैयारी पूरी होती है तो टेंशन भले ही होता है, पर आप कैपिटलाइज करके उसको अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। अगर आप मतलब आपको पहले से ही अंदाजा रहता है कि हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं, कर सकते प्रेशर हैं? को। अच्छा। तो ये होता है। सोफिया, आप बताइए कि ये जो है एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि क्वेश्चन शायद 180 होती है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 180 अटेम्प्ट करने होते 180 अटैम्प्ट करने हो तो 720 नंबर होता है, 4 का होता है। तो इसको टाइम मैनेजमेंट के लिए कैसे मतलब आप क्या चाहेंगे लोगों को बताना, या जो लड़के हैं या जो लड़कियां हैं जो आगे तैयारी कर रही हैं, तो वो कैसे टाइम को मैनेज करें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है कि उनको एग्ज़ाम हॉल में आपको उतने ही घंटे में वो सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या आपने क्या किया? और के लिए तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। अच्छा। और फिर प्रीवियस ईयर जितने भी नीट हुए 10-15 साल के, उसके पेपर्स भी सॉल्व करने हैं। अच्छा। ज़्यादातर मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देना। एग्ज़ाम हॉल में कैसे टाइम मैनेज होता है? मतलब कैसे, मतलब कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन बाद में करने चाहिए? जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है तो उसको पहले अटेम्प्ट करना। मेरा तो बायो मतलब इजी लगता था और वो जल्दी भी हो जाता है। अच्छा। तो बायो जल्दी पहले कर ले, और जिसको केमिस्ट्री लगता है वो केमिस्ट्री कर ले पहले। अच्छा। जब हम आयशा के पास आएंगे, आयशा, ख़ास बात आयशा की ये है कि आयशा और अबू बकर ये सगे भाई बहन हैं और एक साथ दोनों ने सफलता पाई है, इसलिए आप दोनों को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक बात और हम बता दें कि आयशा और अबू बकर के जो वालिद हैं, क्योंकि इनके सभी जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो बहुत ही मीडियम है, मिडिल क्लास फैमिली हैं। अब जैसे अबू बकर और आयशा के जो फादर हैं नियाज़ साहब, नियाज़ कासमी साहब, वो एक मदरसा चलाते हैं, अच्छा खासा बड़ा मदरसा है, प्लस वो हाजियों के लिए टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी एक छोटा सा कारोबार है उनका, लेकिन कोई बहुत बड़ा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि बहुत बड़ा हमारा फैमिली का बैकग्राउंड है। ये सारी मेहनत इनकी अपनी है। और मैं बता दूं कि सोफिया जो हैं, उनके जो फादर हैं वो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मदर जो हैं हाउस वाइफ हैं, और अरमगान के जो फादर हैं वो भी एक प्राइवेट जॉब करते हैं, जो अकाउंट्स देखते हैं प्राइवेटली, बहुत सारे जो हाउसेज हैं, बिजनेस हाउसेज, उनके अकाउंट्स देखते हैं। वकास के फादर जो हैं वो छोटा मोटा बिज़नेस है उनका भी, और मुजफ्फ़र जो के फादर हैं, जो वकास के फादर का नाम मकसूद साहब है, और अरमगान के फादर सलीम साहब हैं, और मुजफ्फ़र के फादर जो मुश्ताक साहब हैं, ये यहाँ फाजिन ब्लॉक में एक डोरिया है, डोरिया सोनापुर एक गांव है, तो पंचायत तो बोकरा है आपका, लेकिन डोरिया सोनापुर गांव है। इनके फादर का तो किसान है और एक छोटा सा बिजनेस भी है इनका। तो ये सारे लगभग एक तरह के फैमिली के लोग हैं। हाँ, तो आयशा, हम आपसे बात कर रहे थे कि कोरोना जो हुआ, कोरोना का जो काल गुजरा, ये कितना प्रभावित किया आप लोगों की तैयारी को? पर्सनली मेरा तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो 1 मंथ तो मैं बेड पे थी, तो मेरा कुछ पढ़ाई नहीं हो पाया था। बाकी सब लोगों का भी बहुत लॉस हुआ। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में चले गए, फ़ोन वगैरह में लग गए, गेमिंग में लग गए। तो भारी बच्चों का नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। और मतलब ऑनलाइन लेक्चर होता था, आप टीचर से इंटरेक्ट नहीं हो पाते थे डायरेक्ट। फिर वो वेट करते थे, अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट आ रहा है तो आपको वेट करना पड़ता था टीचर के रिप्लाई का व्हाट्सएप पे, मतलब कोई भी सोशल मीडिया पे आपको वेट करना पड़ता था। और डायरेक्ट मतलब जल्दी से नहीं हो पाता था कि आज का डाउट आज ही सॉल्व हो जाए। तो ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा होता है कि अगर डाउट अभी आ रहा है तो अभी हो जाएगा, आज तो हो ही जाएगा, अगर अभी नहीं हुआ है तो ऐसा फ़ायदा होता है। कोरोना में तो मतलब ऐसा हो ही नहीं पाया, सब लोग अपने घर आ गए थे, और घर पे भी बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, तो उसका भी डिस्ट्रैक्शन। फिर मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है कि सब खुद से अलग अलग पढ़ें, लोग आते रहते हैं, उनसे भी मिलना होता है। प्रॉब्लम हुआ कोरोना को बहुत लेकर सारा। प्रॉब्लम, उसके बावजूद भी कामयाबी हासिल की आप लोगों ने। हाँ। चलिए, एक बार बहुत बहुत अरमगान, आप बताइए कि आपने तैयारी कैसे की और कब से ये तैयारी शुरू की आपने मेडिकल के लिए?
ये मेरे कब 10th सोचा था आपने कि मेडिकल करना? जब मैं 10th में आया था तो मैं सोच लिया था कि मुझे मेडिकल करनी है। आपने 10th में भी ये डिसाइड कर लिया था वो जी, मेडिकल लाइन में जी, जाना जी, है? जी, आपके फैमिली में कोई पहले से मेडिकल इसमें है क्या? नहीं मेरी फैमिली में करनी है। राइट। तो मैं 10th के बाद जैसे एग्जाम हुआ तो फिर लॉकडाउन लग गया, तो मैं पूरा 11th घर पे रहा। फिर 12th में मैंने पटना में IIT चला गया, वहाँ पे 1 साल रहा। फिर 12th की तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कुछ मार्क्स रह गया, तो फिर मैंने इस बार सेकेंड अटेम्प्ट लिया दिल्ली से, टैलेंट अकेडमी से। अच्छा, तो अलहमदिल्ला इस बार अच्छे आ रहे हैं marks। तो कैसे तैयारी कैसे की आपने? कौन से सब्जेक्ट्स आपको ज़्यादा फोकस किया आपने? इस बार मैंने बायोलॉजी पे पूरा फोकस किया, मेरे बायो थोड़ा वीक थे। अच्छा, बायो आपका वीक था, जी जी तो आपने बायो पे फोकस किया, तो आपको फ़ायदा हुआ उससे? जी, बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा विकास, आप बताइए कि आपने तैयारी के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चुना या घर से तैयारी जी, की? मैंने 11th-12th में तो आकाश इंस्टीट्यूट चुना था, बट लॉकडाउन के कारण वो घर पे हो गए। फिर ऑनलाइन शिफ्ट हुआ तो वो मतलब पूरा बर्बाद हो गया था। अच्छा, फिर जब इस बार मैं अलीगढ़ गया था, लेकिन उसमें मुझे पता चल गया था कि क्या करना है और कैसे करना है मुझे। तो इस बार मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली थी, कुछ मतलब लोकल कोचिंग्स की और LN इंस्टीट्यूट। 12th कहाँ से किया आपने? प्लस 12th मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अच्छा, किया है। अच्छा। 9th में ही मैं वहाँ चला गया था। अच्छा 9th 11th 12th मैंने वहीं से किया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग कितना मदद करता है मतलब इस एग्ज़ाम को देखिए, क्रैक करने के लिए? कोचिंग करने के प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं देखा जाए तो। फ़ायदा ये है कि आपका डाउट सॉल्विंग तुरंत हो जाता है, कंसंट्रेशन बना रहता है, ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। तो फिर ये भी है कि कुछ टीचर्स आपको हर फैकल्टी एकदम सही नहीं मिलती है। जैसे अगर आपको कोई फैकल्टी ख़राब मिली, तो अगर आप कोचिंग करें तो आपका ये है कि उनसे ही पढ़ना पड़ेगा। पर अगर आप अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या ऑनलाइन डिफरेंट टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आपको फैकल्टी ये सही नहीं लग रहा है, तो आप चेंज करके दूसरे फैकल्टी से शुरू कर सकते हैं शुरू में ही, अगर शुरू में करा जाए तो दोनों चीज़ है वो कोचिंग के। बट एक्चुअली मेन टेस्ट सीरीज होती है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, वो बहुत मैटर करती है मेरे हिसाब से। अच्छा, मैंने भी वहाँ लोकल कोचिंग का टेस्ट सीरीज लिया था और LN की टेस्ट सीरीज लिया था मैंने, तो उसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिला मेरा मतलब सिलेक्शन में। चलिए मुज़फ़्फ़र, आप बताइए कि तैयारी अगर हम ये कहें कि आपके सामने कोई बच्चे हैं 9th के 10th के, अगर उनको आपको बताना है कि मेडिकल की तैयारी कैसे करें, तो आपने कैसे किया ये बताइए, ताकि वो समझ सकें तैयारी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जो भी 9th-10th के बच्चे हैं उसका बेसिक्स काफ़ी क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स अगर क्लियर होगा तो वो हाई लेवल के क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर लेंगे, और उसको प्रॉपर जो भी प्रिपरेशन होता है उसको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बिल्कुल NCERT बेस्ड आ रहे हैं। कहीं बाहर से आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन ही करनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो नीट में। स्कूल जो है, स्कूलिंग होती है जहाँ आप 9th-10th पढ़ते हैं, उसका कितना बड़ा रोल है इसमें? बेसिक तो वहीं क्लियर होते हैं, तो स्कूल का कितना बड़ा रोल है आपको तैयार करने में? स्कूलिंग का भी काफ़ी रोल होता है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जो स्कूलिंग में उतना केयर करके नहीं पढ़ता है, लेकिन वो भी अगर चाहे नीट क्रैक करना हो तो वो भी कर सकता है नीट क्रैक। उसको क्या करना पड़ेगा? कोई उतना बड़ा एग्जाम नहीं है, उसको 1 साल या 2 साल का कोर्स होता है। आपको 11-12 अच्छे से पढ़ना होता है। अगर आप 11-12 अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ मार्क्स से आपका लेट हो गया, कुछ मार्क्स से आपका रह गया, तो आप एक ड्रॉप लेके उसको ईजिली आप क्लियर कर सकते हो। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं होता है तो आप सेकेंड अटैम्प्ट में अपने वीकनेस को पहचानते हुए उसको कवर करें। वीकनेस को आप आइडेंटिफाई करके आप उस पर वर्क करके आप इजीली इसको clear आपने कर सकते हो। कोचिंग किया था कहीं से? मैंने लास्ट ईयर कुछ LN से कोचिंग किया था, जिसमें मेरे 590 मार्क्स आए थे और कट ऑफ 596 था, तो मेरे 6 नंबर से रह गए थे। फिर मैंने कोटा गया, लेकिन मैं वहाँ पर सेल्फ स्टडी किया था। प्लस टेस्ट सीरीज का काफ़ी रोल होता है, जो अभी कह रहे थे वकास की जी, टेस्ट जी। सीरीज का। मैंने CMC का टेस्ट लिया हुआ, वहाँ पे पर डे टेस्ट होता है, तो मैं अच्छा। रेगुलर टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा था, तो टेस्ट सीरीज का काफ़ी रोल होता है, उसमें ही आप अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाते हो। अच्छा। जैसे मेन प्रॉब्लम लोगों को फिजिक्स में होता है, फिजिक्स में क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को कैसे टैकल करना है, कैसे काफ़ी सारे, जैसे आपको 50 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में, उसमें से 45 अटेम्प्ट करना होता है। काफ़ी लोगों का उतना पोटेंशियल नहीं होता है न्यूमेरिकल्स को, जो स्टूडेंट नए जाते हैं 11-12 वाले, तो उसको न्यूमेरिकल्स में काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है। तो वो प्रैक्टिस आपको टेस्ट सीरीज से रेगुलर हो पाता है। ऐसे रूम पे बैठ के जो भी स्टूडेंट होते हैं उस टाइप से उसका प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। लोग सोचते हैं आजकल मैं कर लूँगा, वो उसको टालते काफ़ी बैकलॉग हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो तो आपको टेस्ट में उस इन्वायरमेंट मिलता है, एग्जाम इन्वायरमेंट, और आपको एक कॉम्पिटिशन का पता चलता है, क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। 20 लाख के अराउंड स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं और आपको सीट भी 22,000 के अराउंड ही होता है।
तो आपको एक उस इन्वायरमेंट में खुद को करना होता है। इन्वायरमेंट आपको पता चलेगा, टेस्ट नहीं पता चलता है। जो आपको या तो आपके फ्रेंड्स वगैरह या फिर आप जो बैठते हो कंपटीशन होता है, आपके दोस्त कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप कोई इंस्पिरेशन वगैरह कोई है जो आपके ज़्यादा स्कोर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्कोर्स को इम्प्रूव कर सकते हो। सोफिया, आप ये बताइए कि एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब लड़कियां तैयारी करती हैं, लड़के तैयारी करते हैं तो उनका एक ग्रुप होता है। जब लड़कियां तैयारी करती तो उनके साथ शायद बहुत ग्रुप नहीं हो पाता है, तो ग्रुप स्टडी कितना फ़ायदेमंद होता है इसमें? मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, ग्रुप स्टडी नहीं हो पाता है। तो मतलब जितना है कि आप मतलब अलग ही रहें, अपना सेल्फ स्टडी करें, और ग्रुप में तो गॉसिप्स ही ज़्यादा होते हैं, तो सेल्फ स्टडी से करो। आप बताइए अबू बकर कि ग्रुप स्टडी से कोई फ़ायदा होता है? मतलब कहते हैं कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब अगर अच्छे लोग लड़के सर्कल में हो जाएं तो क्या डिस्कशन से कुछ फ़ायदा होता है? ये बहुत फ़ायदा होता है। मैंने खुद ग्रुप स्टडी किया था। मैं जिस कोचिंग में था तो वो कोचिंग वाले हम 7 बच्चे लगभग थे, तो वो अलग से बुला के वहाँ पे लाइब्रेरी उन्होंने प्रोवाइड किया था, तो हम एक साथ बैठते थे। ऐसा होता है कि ग्रुप स्टडी में आपको जो क्वेश्चन हो सकता है आपसे छूट गया हो बुक में, वो आपको मिल जाता है। कोई बच्चा आपसे पूछ जाएगा वो क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि मतलब बैक में होते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है बहुत सारे क्वेश्चन, या फिर बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। कुछ लाइन ऐसा होता है कि आपकी नज़र नहीं पड़ी हो बहुत बार पढ़ने के बाद भी, तो आपको ये मिल जाता है कि वो क्वेश्चन है, उसका आंसर पता चल जाता है। इससे बहुत फ़ायदा होता है मेरे ख्याल से। अरमा खान, ये बताइए कि नॉर्मली जो मेडिकल करते हैं वो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रखते हैं, तो इन बच्चों का सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट क्या होता है नॉर्मली? आप अपना नहीं, जनरल जो होता है वो कौन सा सब्जेक्ट होता जनरली है? फिजिक्स होता है। तो फिजिक्स की तैयारी फिर कैसे करते हैं लोग? कैसे, या फिजिक्स अगर कमज़ोर ही रहने दिया जाए, दूसरे पेपर्स में ज़्यादा तैयारी की जाए, स्कोर कर लिया जाए, उससे काम चल जाएगा? क्या करना है? नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। अच्छा। कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, तो उसके लिए आपको तीनों में अच्छा मार्क्स लाना होगा। अच्छा, जी। तो फिजिक्स की तैयारी जैसे हम कह रहे हैं कि बच्चों का नॉर्मली जो इस कम्बिनेशन के बच्चे हैं उनका फिजिक्स कमज़ोर होता है, तो फिजिक्स की तैयारी के लिए बुनियादी बातें क्या होंगी? क्या करेंगे वो फिजिक्स उनकी बढ़िया जी, तैयारी? सबसे पहले उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा। इसके बाद काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, बस उसके लगातार टेस्ट सीरीज वगैरह देते रहेंगे। वक़ास साहब बताइए कि कौन सी किताबें, एक तो सिलेबस है 11-12 का सिलेबस है, तो सिलेबस सिर्फ पढ़ करके तो हमको नहीं लग रहा है कि क्रैक होगा, जितना टफ कंपटीशन है। नहीं, सिलेबस के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। लोग यही नहीं समझते और काफ़ी अलग अलग बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब लगाने लगते हैं। बायो के लिए तो आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से स्टिक होकर चलना है। आपको एनसीईआरटी 5 बार 6 बार पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन भी एकदम एनसीईआरटी बेस्ड ही लगाए। मतलब एनसीईआरटी से बाहर अगर एक क्वेश्चन आता है तो वो उतना आपको नहीं मैटर करेगा, बट आप उसकी वजह से अगर आप अपने प्रिपरेशन में कुछ टॉपिक छोड़ दें के चल जाएंगे, एक चैप्टर टाइम नहीं मिला, तो इसीलिए मतलब प्रिपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी से स्टिक रहें। और फिजिक्स वगैरह और केमिस्ट्री वगैरह में भी मतलब एनसीईआरटी बेस्ड जो पढ़ाते हैं टीचर उनसे ही पढ़ें, और क्वेश्चंस अगर आप किसी कोचिंग का मॉड्यूल लगा रहे हैं तो उसको उससे स्टिक रहें, उसी को पूरी तरह से फॉलो करें जो आपको सही लगता है। ऐसा आप बताइए कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को, जो एवरेज स्टूडेंट जो मेडिकल करना चाह रहा है, उसको मेडिकल एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नीट का, MBBS का, कितने घंटे की रेगुलर पढ़ाई चाहिए? कितने दिनों तक चाहिए पढ़ाई? घंटे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप मतलब कुछ कम ही घंटे पढ़ें लेकिन उसे पूरी सिंसियरिटी के साथ मतलब कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो, मतलब इधर उधर ध्यान लगाए बगैर, तो वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब आप ऐसा है कि पूरे दिन रात पढ़ रहे हैं लेकिन मतलब वो ज़्यादा वो वर्थ नहीं हो पाता है। मतलब कि आप पढ़ रहे हैं बस कुछ अंदर नहीं जा पा रहे, क्योंकि माइंड को भी रिलैक्स की ज़रूरत होती है। आप पढ़ें कुछ घंटे, जैसे 4-5 घंटे पढ़ें, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाए, फिर पढ़ें। तो अगर ऐसा देखा जाए तो सुबह से अगर 10-12 घंटे ही पढ़ लें तो मतलब 10-12 घंटे चाहिए ना? हाँ चाहिए। 10 घंटे 12 घंटे तो पढ़ाई चाहिए। हाँ। रेगुलर। हाँ रेगुलर चाहिए। 2 साल की रेगुलर पढ़ाई चाहिए। अब एवरेज स्टूडेंट को तो इतना चाहिए। अब जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं वो 5 घंटे में कर लेते हैं, तो उनसे तो कोई कंपटीशन ही नहीं है हमारा। अबू बकर ये बताइए कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में
इंटेलिजेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है या मेहनती होना ज़्यादा ज़रूरी है? मेहनती होना ज़्यादा ज़रूरी है। इंटेलिजेंट मैटर नहीं करता कुछ खास, अच्छा कुछ हद तक मैटर करता है ऊपर वाले रैंक में। अच्छा, एक मतलब रैंक लाने में। आपको अच्छा रैंक चाहिए 650 प्लस, तो मैटर नहीं करता आपको अच्छा, इंटेलिजेंसी। ये मतलब आपका कहना है कि मेहनत आपको जी, ज़्यादा, हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी के साथ। हार्ड वर्क, जी मतलब जैसा अभी आयशा आपकी सिस्टर कह रही थी 10 से 12 घंटे की पढ़ाई, ये ज़रूरी है। जी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अंदर से आ रहे हैं, डीप स्टडी के बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि ऊपर से क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं आप। अब एनसीईआरटी आपको पूरी अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन डीप आ रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ खास रीज़न नहीं है उसका, एसर्शन रीज़न आ रहे हैं, आपको रीज़न पता होना चाहिए, रटी होनी चाहिए आपको लाइन, बायो में खास करके। अच्छा, बायो में लाइन रटकी होनी जी, चाहिए। बायो में लाइन रटी होनी चाहिए। कंसेप्ट तो होना ही चाहिए, कंसेप्ट तो आपको कोचिंग से या फिर स्कूल से मिल ही जाएगा, लेकिन लाइन भी रटी होनी चाहिए, क्योंकि लाइन उस वक्त आपको याद नहीं आएगा ये लाइन सही है या नहीं है, क्योंकि वो कंसेप्चुअल लाइन होता ही नहीं है। अच्छा, वो रटना जी, ही रटा होना चाहिए वो पड़ेगा। लाइन। रमज़ान बताइए कि तैयारी जो करते हैं लड़के, तो जैसे आप सब लोग कह रहे हैं कि जो सिलेबस है 11-12 का वही काफ़ी है, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वही काफ़ी हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम में क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो मतलब अलग से क्या करना पड़ता है? जगह अगर हम 11-12 बहुत सिंसियरली पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी क्यों नहीं क्रैक हो पाता है, हम उस लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? हो सकता है कि उसकी मेहनत में कुछ कमी रह गई होगी, या फिर उसके कंसेप्ट सही से नहीं होंगे, कुछ थोड़ा जगह रह गया होगा, या फिर हो सकता है प्रैक्टिस नहीं हुआ होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम हॉल में जाकर के उसके साथ कुछ गड़बड़ वगैरह स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हो गए होंगे। तो ये सब बहुत फैक्टर्स हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं। बखास बताइए कि तीनों पेपर तो साथ होता है, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, पहले कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए? देखिए, आप जो मॉक टेस्ट देते हैं ना, उसमें ही पता चल जाता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है वहाँ पे, मतलब क्या तरीका आजमाना है वहाँ एक पे। स्टैंडर्ड फार्मूला है कोई क्या कि नहीं कि हर एक के लिए वैरी जैसे कि करता है? मैंने जब दिया था टेस्ट, तो मैंने ये देखा कि अगर मैं मतलब उसमें 35 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं और 15 में 10 बनाने होते हैं, तो मैंने देखा कि अगर मैं चारों सब्जेक्ट के कंपलसरी क्वेश्चन पहले बना लूँ 35, उसके बाद मैं इसमें आता हूँ ऑप्शनल वाले में, तो मेरा ज़्यादा अच्छा हो रहा था। अच्छा, तो मैंने फिर वही फॉर्मूला नीट में भी लगाया और चारों 35 वाले क्वेश्चन पहले बनाए, ताकि वो मेंटेलिटी चेंज नहीं होती कि इसमें छोड़ना है। तो ऐसे ऐसे अपना आप मेन में मैटर करता है आपको मॉक टेस्ट, 10 से 15 मॉक टेस्ट जो लास्ट में होते हैं ना, उसमें आप अपने जितना भी वीकनेस है, जो भी चैप्टर्स में जो टॉपिक्स में वीकनेस है, वो आप अपना देख के उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है। बगास आप बताइए कि कैसे आपकी नज़र में कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए? जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो एक अलग किस्म का एक माहौल होता है, एक टेंशन होता है, फिर क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, तो क्या आप क्या स्ट्रेटेजी लड़के अपनाते हैं, क्या अपनाना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चन को शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें, किस सब्जेक्ट से शुरुआत करें, कहाँ पे ख़त्म करें लाके? इन्होंने जो कहा मैं उस पर सहमत हूँ। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपको वहाँ पे स्ट्रेटेजी नहीं बनाना होता है, आप जो मॉक टेस्ट में कर रहे हो उसको सिर्फ वहाँ पे आपको रिपीट करना होता है। जैसे आपको स्ट्रेंथ को अपना आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आपका किसी का फिजिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी लोग मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स वगैरह फिजिक्स को पहले अटेम्प्ट करते थे, लेकिन मेरा बायो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा तो मैं पहले बायो को अटेम्प्ट करता था। और पेपर को एक राउंड में अटेम्प्ट नहीं करना होता, जैसे आप उसको डिवाइड कर सकते हो 2-3 राउंड में। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, कन्फ्यूजिंग होते हैं, जिसमें आप उसको सही भी कर लेते हो लेकिन आपका टाइम किल कर देता है। तो आप उसको राउंड करके आप उसको लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो। जो आपका इजी क्वेश्चन से कम टाइम टेकिंग होता है आप उसको पहले सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें बिल्ड हो जाएंगी। ये मॉक टेस्ट कहाँ से होता है? मॉक टेस्ट आप ऑफलाइन कहीं भी कोचिंग है, कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। आजकल तो सारे कोचिंग एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट ले रहे हैं। मॉक टेस्ट हाँ। मतलब मॉक टेस्ट एक फ़ायदा है मॉक आपको? टेस्ट काफ़ी फायदेमंद होता है मेरे लिए, मुझे तो काफ़ी फायदेमंद लगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट में भी ऑफलाइन मॉक टेस्ट होनी चाहिए। ऑनलाइन में आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता कि एग्जाम प्रेशर काफ़ी लोग होते हैं जो नॉर्मली घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम प्रेशर में वही सेम क्वेश्चन को वो जाके एग्जाम हॉल में उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मिस्टेक हो जाता है या फिर घबरा जाते हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, तो आपको उस एग्जाम हॉल इन्वायरमेंट के लिए आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करनी चाहिए। अरमान एक बात बताइए कि बहुत पर्सनल सवाल है ये आपसे कि अब तो MBBS में एडमिशन हो जाएगा आपका और 5-5.5 साल में वो क्लियर हो जाएगा। हम सबसे ये सवाल पूछेंगे कि उसके बाद की क्या प्लानिंग की है आपने?
आपने क्या प्लानिंग की, उसके बाद क्या करिएगा MBBS करने के बाद? ये पीजी कोई चॉइस है आपकी, क्या करना चाहिए, कौन सा चॉइस, क्या करना चाहिए अभी मतलब? कोई choice अभी कोई चॉइस नहीं। वकास आप बताइए, आपने कुछ सोच के रखा है क्या करना ऐसा चाहिए? तो कुछ मतलब बड़ा प्लानिंग नहीं है, बस वही MBBS जाना है। जैसे जाऊंगा तो फिर वहाँ और आगे पता चलेगा कि क्या होता अभी से है, कुछ क्या जहन में फील्ड नहीं है कि हमको क्या करना है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं कुछ, बस वही मुजफ्फर आप बताइए, आगे भी कुछ सोचा है? अभी तक जैसे मैंने देखा है यहाँ पर मुझे काफ़ी सराउंडिंग में हार्ट इश्यूज काफ़ी हो रहे हैं, तो मैं भी सोचा है मैं आगे चल के कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा। लेकिन आगे मेडिकल कॉलेज में इंटर करने के बाद वहाँ पे फिर सिचुएशन को देख के हो सकता है ये चेंज हो जाए इंटरेस्ट। हाँ, लेकिन अभी आपके जहन में है कि आपका कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट में सोच रहा हूँ, आगे चेंज हो सकता है interest को थोड़े। आयशा आप अपनी चॉइस बताइए, कुछ सोच के रखा है आपने? अभी कुछ खास नहीं सोचा है, बस अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। मतलब मुझे सोचना है आगे चल के कैसा एनवायरनमेंट हो रहा है, मतलब किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, कौन सा मतलब सब्जेक्ट आगे चल के मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, या फिर मेरे को ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आ रहा है या उसको ये पढ़ने में। ये देखिएगा कि फ्यूचर में किसका ज़्यादा स्कोप है, उसको देख के डिसाइड करिएगा। हाँ ये भी। अब वो अगर आपने कुछ सोचा है क्या? जी मैंने ऐसे तो सोचा है कि मैं रेडियोलॉजी करूँगा, लेकिन फिर मैं बाद में जाके देखूँगा स्कोप के, जैसे सर ने बताया कि स्कोप के स्कोप देखूँगा और मतलब आगे किस में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, उस हिसाब से मैं फिर से चॉइस चेंज कर सकता हूँ। सोफिया आप बताइए, आपका कोई चॉइस है, कुछ सोचा है आपने? कुछ तो सोचा होगा। हाँ मतलब रेडियोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोसर्जन। रेडियोलॉजिस्ट या न्यूरो, न्यूरोसर्जन मतलब आप सर्जरी में जाना चाहती हैं, तो न्यूरो सर्जन के लिए तो फिर आपको MCH करना पड़ेगा, पहले MS करना पड़ेगा, फिर MCH करना पड़ेगा न्यूरो में। तो वो मतलब डेडिकेशन लाना पड़ेगा। वो डेडिकेशन लाना पड़ेगा और वो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का मामला है। लेकिन एनीवे बहुत अच्छा है कि आपने एक फील्ड चुना है कि न्यूरो में अगर आप जाना चाहती हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। दीपक आप कुछ पूछना चाहेंगे? मेरा आप सबों से एक कॉमन सवाल होगा, आप सब डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं और हमारी सोसाइटी में डॉक्टर का जो ओहदा है, जो उसका मर्तबा है, वो नेक्स्ट टू गॉड मानते हैं लोग कि ज़िंदगी ऊपर वाले ने अगर दी है तो डॉक्टर है जो हमें दूसरी ज़िंदगी देते हैं। तो जब आप डॉक्टर बन के अपने फील्ड में जाएंगे तब आप अपने एक पेशेंट को किस तरीके से देखेंगे? क्या आप उनकी जेब देखेंगे या उनकी सेहत देखेंगे? क्योंकि आज जो प्रेजेंट डेज में जो हम देखते हैं आम तौर पर, डॉक्टर के यहाँ जाने का मतलब है कि आप अपनी जेब मोटी करके जाइए, क्योंकि आप अच्छे तरीके से कटने को तैयार कर लीजिए। अगर आपकी जेब हल्की है तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो ये जो कमिटमेंट है, जो एथिक्स है, मेडिकल एथिक्स है, क्या समझते हैं आप लोग कि ये कितना ज़रूरी है और आप लोग कहाँ तक उसको वकास मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बताएं कि क्या लगता है कि आप ऐसा कर पाएंगे या करना चाहिए? जी ज़रूर करना चाहिए। एक्चुअली डॉक्टर का रोल अभी काफ़ी ज़्यादा है, खास के कोविड वगैरह के टाइम के बाद काफ़ी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर्स को थोड़ा पोलाइट होना चाहिए और मतलब सेवा का एक भाव होना चाहिए, ना कि पैसे कमाने का सोच होना चाहिए मेरे हिसाब से डॉक्टर्स के बीच में। एक सवाल जो हम आखिर में आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोगों ने कम्पीट किया है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो बहुत बड़े, जिनका बड़ा नाम है जिस स्कूल का, उसमें ना पढ़ रहे हैं, उनको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, कोई अवसर नहीं मिला, तो वो बच्चे भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? कोई बच्चा मान लिया कर यहीं में रह जाता है, वो नहीं जा पाता है, वो कोचिंग भी अटेंड नहीं कर पाता है, उसके पास फाइनेंशियल उतने ये नहीं है, क्या उसके बावजूद भी ये पहले तो नहीं कर सकते थे बट अब कर सकते हैं ऑनलाइन की वजह से। और आजकल जो ऑनलाइन मतलब पैकेज है वो बहुत ही मतलब ऐसा है, बहुत आप अफोर्ड कर सकते हैं। 4000 5000 ऐसा वाला है, तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब कोई भी कर सकता है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले तो आपको एक अच्छी कोचिंग जाना होता था, तो अब वो ऐसा नहीं है। अब तो आप अपने मोहल्ले घर पे रह करके भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो घर पर रह करके ही ऑनलाइन कोचिंग मतलब ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, फिर भी वो मतलब क्रैक कर जाते हैं नीट को। तो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ रह के भी ये मुमकिन हाँ। है कि कोई अगर बाहर दिल्ली ना जाता हो, अलीगढ़ ना जाता हो, पटना ना जाता हो, रामानी तटी ना जाता हो, एलन ना जाता हो, हाँ, वो यहाँ पे रह के भी गोल कर ना सकते जाता हो, अगर इस आकाश ना जाता हो, तो यहाँ रह के भी
हाँ, कर अगर वो सकते हैं। सिंसियर है। कोविड और के बाद से पॉसिबल हो पाया है। ये ऑनलाइन से जब से आया है हाँ तो ये पॉसिबल है कि वो कर सकता है। ये तो अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं रहा कि आप बहुत बड़े कुछ नाम वाले कोचिंग सेंटर्स में जाएं या बहुत शहरों में जाएं। उसका फ़ायदा होगा, हम मानते हैं उनका फ़ायदा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके बगैर भी ये मुमकिन है कि इसको क्रैक किया जा सकता है हाँ, एग्ज़ाम इसको को। क्रैक किया जा सकता है। अगर आपका उस लेवल का डेडिकेशन है तो आप कर सकते हैं। मेहनत तो खुद की होती है। टीचर तो सारे सेम ही पढ़ाते हैं, मतलब मोस्टली सेम ही, कंसेप्ट तो सेम है, सिलेबस सेम है, हर चीज़ सेम है। तो वो फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, फिर उसको कितना रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। तो फिर वो आप पर है, वो सब आप कीजिए। मतलब आप सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब ये मत देखिए कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। मुझे जितना मिला है मैं इतने में ही खुश हूँ। मैं इसी में से मतलब पढ़ करके नीट क्रैक कर सकती हूँ। मतलब ऐसा वाला होना चाहिए। मतलब अब ये पॉसिबल है हाँ। कि लोग कर पाएंगे और यहाँ। ये होना चाहिए, अपने टीचर पर भरोसा होना चाहिए। मतलब मैंने जो पढ़ा ये काफ़ी है मेरे लिए, बस वो वाली सोच होनी चाहिए मेरे ख्याल से। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको एक बार फिर मुबारकबाद बहुत बहुत। द संवाद की पूरी टीम की तरफ से अब हमारे कार्यालय, हमारे स्टूडियो आए। आपने एक बहुत ही मुश्किल एग्ज़ाम क्रैक किया, जो सिर्फ आपके लिए खुशी का बात नहीं है, आपके जो फादर मदर हैं, आपके जो ख़ानदान के लोग हैं और ज़िले के जो लोग हैं, सबके लिए खुशी की बात है कि इस ज़िले से बहुत सारे बच्चों ने, लगभग 2 दर्जन बच्चे कम से कम होंगे जिन्होंने इस बार नीट क्रैक किया है। ज़ाहिर सी बात है, वो 5 साल 6 साल के बाद वो डॉक्टर बन के आएंगे। तो हम सब ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग डॉक्टर के बनने के बाद जो आपकी एक ज़िम्मेदारी है, जो एक ओथ लेते हैं आप, उस ओथ पे चलते हुए, जो है हिपोक्रेटिस ओथ होता है वो जो लिया जाता है, तो आप उस पे चलते हुए एक जो रोज़ी रोटी के साथ साथ एक समाज सेवा की जो भावना है वो आपके अंदर रहेगी। और आपको पेशेंट जो है, जो भी पेशेंट आपके पास आता है, उसको लेके आपको वही नज़रिया रहेगा कि मुझे इस आदमी की सेहत देखनी है, मुझे इसकी जेब नहीं देखनी है। तो हम उम्मीद करते हैं ये सब लोग आपको ये कह रहे हैं और आपकी तरफ से शायद हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग भी बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनके दिमाग में है कि वो डॉक्टर बने, तो बहुत मायूस होने की बात नहीं है कि बहुत बड़े शहर में अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो नीट के एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। अगर उनके अंदर डेडिकेशन है, लगन है, तब अगर एक मकसद है और उसके लिए जद्दोजहद करते हैं, तो वो यहाँ से भी रह करके, बहुत कम रिसोर्सेज में भी रह करके वो नीट को एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए, और एक बार फिर हम सब की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।